नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अमित पे। साथियों, हम लगातार अपने इस प्लेटफॉर्म पे साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दिए गए जो क्वेश्चन हैं वो जरूर पसंद आ रहे होंगे। साथियों, ये जो क्वेश्चंस हैं आने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप अपने अपना जो समय है वो इस सेशन को देकर के अपनी तैयारी को एक नई धार दे सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आइए अपने कदम अपने इस सेशन की तरफ बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग सिर्फ और सिर्फ किसमें पादप कोशिका में पाया जाता है। साथियों, पहला क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। निम्न में से कौन सा कोशिकांग ऐसा है, एक कोशिका का अंग है जो इस प्रकार का है कि वो सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जा रहा है, आपका पादप कोशिका में पाया जा रहा है। ठीक है, आंसर देने का प्रयास करें। ऑप्शन पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, केंद्रक और जीन। साथियों, ऑप्शंस पे चर्चा करते हैं। पहला है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह। क्या बोलते हैं जिसे हम, कोशिका का, और क्या बोलते हैं, शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है साथियों, कोशिका का शक्ति ग्रह भी बोलते हैं, कोशिका का रसोई घर भी इसे हम बोलते हैं। अगला है आपका प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड को एक बार के लिए छोड़ देते हैं, आगे ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। केंद्र, कोशिका का नियंत्रक। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं कोशिका का, क्या बोलते हैं इसे, कोशिका का नियंत्रक बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है ये, कहां कहां पाया जाता है, तो मानव के अंदर जो आरबीसी होती है, मानव की जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पल्स जो होती हैं, उनमें ये क्या होता है, अनुपस्थित होता है। उनमें क्या होता है, ये अनुपस्थित होता है। जो परिपक्वन चालनी नलिकाएं होती हैं उनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आपका ये केंद्रक हो गया। तो ये पादप कोशिका में भी होता है। ये आपका कहाँ होता है, अपना क्वेश्चन तो यही है ना, पादप कोशिका में भी होता है और ये जंतु कोशिका में भी होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो पादप कोशिका में भी होते हैं और जंतु कोशिका, दोनों में ही ये उपस्थित होते हैं। तो अपना ये ऑप्शन भी क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है साथियों, चौथा ऑप्शन है अपना जीन। जीन जो होते हैं वो गुणसूत्रों के ऊपर लिपटे हुए रहते हैं। किस पे लिपटे रहते हैं, गुणसूत्रों के ऊपर लिपटे हुए रहते हैं। जीन की तीन छोटी छोटी इकाइयां होती हैं। एक का नाम है आपका सिस्टोन, दूसरी का नाम है आपका रेकोन, और तीसरी का नाम है आपका म्यूटोन। तीन उप इकाइयों में आप इसे विभाजित कर सकते हैं, सिस्टोन, रेकोन और म्यूटोन। जीन की अगर पूछ लिया जाए आपको कि जीन की क्या क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, क्रियात्मक एवं एवं संरचनात्मक इकाई, तो जीन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है साथियों, आपकी सिस्टोन होती है। ठीक है, जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने इन्हें जीन नाम दिया। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं। तो जितनी भी आपकी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाइयां होती हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, जैसे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, यहाँ पे आपको जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है। अगर पूछ लिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे एफ नोट एफ वन कण। क्या बताएंगे, एफ नोट एफ वन कण, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, ऑक्सीसोम भी इन्हें हम बोल देते हैं। ठीक है ना, तो ये होगी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। ठीक है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो पार्ट होता है उसमें क्या पाई जाती है, उसमें आपकी क्रिस्टी भी पाई जाती है। ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था। क्रिस्टी वाला जो पार्ट है, उभरा हुआ जो भाग होता है इसका, उसमें क्या पाई जाती है, क्रिस्टी भी पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब रह गया आपका प्लास्टिड। यही अपना आंसर है वैसे तो,
क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया जाता है किसमें, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में। केंद्रक और जीन भी आपके जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो प्लास्टिड है, ये जो क्या है आपका प्लास्टिड है, ये कहाँ पाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका पाया जाता है किसमें, ये पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में। ठीक है ना साथियों। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लवक। क्या बोलते हैं साथियों, लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लवक बोलते हैं इसे हम हिंदी में। ठीक है ना। तो देखना इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये जो प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड लवक जिन्हें हम बोलते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक का नाम होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, एक होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, और एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। ओके, 3 टाइप के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो आपका होता है कलरफुल, रंगीन होता है। कैसा होता है साथियों, रंगीन होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। कैसा होता है साथियों, रंगहीन होता है। और तीसरा जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इस नाम से फेमस है, हरित लवक जिन्हें हम बोलते हैं। पादप का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, यानी कि हरित लवक के कारण होता है। ठीक है ना। जैसे आपको पूछ लेते हैं कि मिर्च का लाल रंग, किसका लाल रंग, मिर्ची का लाल रंग। मिर्ची किस कलर की होती है, एक तो हरी होती है, एक लाल होती है। तो लाल रंग जो होता है मिर्ची का, लाल वाली जो मिर्ची है उसका जो कलर होता है वो आपका किसके कारण होता है, तो आपका किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होता है। क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। लाइकोपिन के कारण होता है वैसे, लेकिन आपको एक बार के लिए क्रोमोप्लास्ट ध्यान में रखना है क्योंकि ये रंगीन होता है। ये आपका कलरलेस होता है ल्यूकोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है हरित लवक जिन्हें हम बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हरित लवक पादप का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, आपका हरित लवक के कारण होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि ध्वनि का वेग, फिजिक्स का क्वेश्चन है, पहला बायो का था। ध्वनि का जो वेग है वो सर्वाधिक होता है। आपके 4 ऑप्शन है, निर्वात, स्टील, पानी और कपड़ा। चौथा ऑप्शन आपका क्या, कपड़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। पहला है आपका निर्वात, दूसरा है आपका स्टील, तीसरा है पानी, चौथा है कपड़ा। तो आपको किसका वेग पूछा है, आपको पूछा है साउंड का वेग। क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम किसमें होती है, तो आपकी क्या निर्वात में होती है, स्टील में होती है, पानी में होती है या कपड़े में होती है। तो देखिएगा साथियों, निर्वात के अंदर, किसमें, निर्वात के अंदर क्या होता है, निर्वात के अंदर ध्वनि का जो वेग होता है, किसका वेग, निर्वात के अंदर ध्वनि का वेग, साउंड का वेग क्या होता है साथियों, हमेशा 0 होता है। क्या होता है, 0 मीटर पर सेकंड। वेग है तो क्या लगाएंगे आप, मीटर पर सेकंड लगाएंगे। तो ध्वनि का वेग निर्वात में क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा। यानी जहां पे निर्वात है वहां पे ध्वनि वेग नहीं करती है। ध्वनि का जो वेग है वो सर्वाधिक होता है किसी न किसी ठोस पदार्थ में। किसमें होता है साथियों, जैसे यहाँ पे अब देखो सबसे ठोस क्या होगा, कपड़ा होगा, पानी होगा, स्टील होगा। तो आप सभी जानते हैं स्टील जो होता है वो क्या है, यहाँ पे सर्वाधिक ठोस पदार्थ है। आपको क्या देखना है, सबसे ठोस पदार्थ छांटना है। क्या छांटना है, सबसे ठोस पदार्थ आपको यहाँ पे छांटना है। और स्टील जो होता है वो यहाँ पे आपका क्या है, सबसे ठोस पदार्थ है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे स्टील रहेगा। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में कि कैसे ये क्या होता है। जैसे आपने अपने दैनिक जीवन में एक घटना देखी होगी। पहले क्या होता था कि ये जो रेलवे लाइन होती है अपनी, जो क्या होती है, रेलवे लाइन होती है, इनमें जगह जगह पे ये जो स्टेशन बने हुए होते हैं, जो आगे बैरियर लगे हुए होते हैं, ये नहीं होते थे। तो क्या होता है, कई बार साधारण आम लोग जो होते हैं वो आवागमन के लिए रेल पटरियों का ही उपयोग करते थे, उनके ऊपर से ही आते जाते थे। उनके पास अगर कोई छोटी मोटी जीप होती थी तो वो उसी के ऊपर से ही निकाल देते थे।
तो वो क्या करते थे कि एक जना जाता था उस उनमें से कोई एक जाएगा, वो पटरी के क्या लगाता था, अपना कान लगाता था, कि पटरी के कान लगाएगा और वो सुनता था कि रेलगाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। तो एक बाहर खड़ा व्यक्ति तो ये बोलता था कि नहीं आ रही है, लेकिन जब वो उसके कान लगाता था तो क्या होता था, वो सुनाई दे देती थी ध्वनि कि रेलगाड़ी आ रही है। इसका रीजन यही है कि ठोस के अंदर क्या होता है, ध्वनि का वेग ज्यादा होता है वायु की तुलना में। वायु में पता नहीं चलता इतना कि कोई वेग आ रहा है या नहीं आ रहा है, जबकि ठोस के अंदर ध्वनि का जो वेग है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो ये आपका दैनिक जीवन में जो चीजें होती हैं वो बहुत काम आती हैं ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए। वैसे भी साइंस जो होती है वो दैनिक जीवन से संबंधित करके यदि आप पढ़ते हैं तो आप अच्छे से समझ सकते हैं उसे। तो एक रेलवे रेलवे वाला का जो उदाहरण है, रेल की पटरियों वाला, वो याद रखें कि इसके अंदर वेग ज्यादा होता है और दूसरी के अंदर क्या होगा, यानी कि निर्वात के अंदर तो होता ही नहीं है, जहां पे वायु नहीं है वहां पे इसका वेग जीरो आएगा। क्योंकि ध्वनि को, क्योंकि किसको, ध्वनि को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है साथियों, माध्यम की आवश्यकता होती है। पानी जो होता है, पानी पानी के अंदर इससे कम रहेगा, और कपड़ा जो होता है वैसे ठोस होता है तो इसमें भी क्या रहेगा, ध्वनि का वेग रहेगा। लेकिन निर्वात में, किसमें, निर्वात में इसका वेग नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कोई माध्यम ही नहीं है। अगर माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि का वेग नहीं होगा। ठीक है। हाँ, अगर ये प्रश्न ऐसे होता कि यहाँ पे प्रकाश आता कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है, तो आपका क्या आंसर हो जाता, निर्वात हो जाता। अगर प्रकाश के बारे में, लाइट का पूछ लिया जाए कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है, तो आपका किसमें होता है, निर्वात में होता है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। फिर से बायो का क्वेश्चन है, ओंकोजीन वाला। ओंकोजीन किसके लिए जिम्मेदार है, क्या पूछा गया है, ओंकोजीन किसके लिए जिम्मेदार है। आपके सामने 4 रोग लिखे हुए हैं। एक आपका टीबी रोग है, पीलिया है, कैंसर है और एड्स है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। ओंकोजीन है जो किसके लिए जिम्मेदार है, तो पहले हम आपको इसका आंसर बता देता हूं। ये आपका कैंसर के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है साथियों, कैंसर के लिए जिम्मेदार है। अब देखना, ओंकोजीन जो होता है, ओंकोजीन सबसे पहले इसकी खोज किसमें करी गई थी, चूहों में करी गई थी। चूहों के अंदर ओंकोजीन, ओंको जो जीन होते हैं वो ट्रांसफर किए गए, चूहे को कैंसर किया गया, फिर चूहे के ऊपर पूरा का पूरा क्या हुआ, इसका अध्ययन हुआ। तो इस प्रकार से इसका जो अध्ययन हुआ उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं हम ओंकोलॉजी। क्या बोलते हैं, ओंकोलॉजी इसे हम बोलते हैं। ये जो अध्ययन हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, ओंकोलॉजी बोलते हैं। क्या होता है कैंसर में, कैंसर के अंदर क्या होता है, जिस स्थान पे आपका जो स्थान है जो कैंसर ग्रस्त है, वो स्थान आपका लगातार वहां पे क्या होगा, लगातार अनियंत्रित कोशिका विभाजन होगा। एक कोशिका इस प्रकार की होती है कि वो नियंत्रित कोशिका विभाजन करती हैं, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो अनियंत्रित कोशिका विभाजन करती हैं। वहां पे फिर 2 प्रकार की गांठें बन रही होती हैं, अबुर्द गांठ, सबुर्द गांठ, वो आगे की बातें हैं। तो एक बार के लिए आप इतना याद रखें कि ओंकोजीन जो होता है वो किसके लिए जिम्मेदार है, कैंसर के लिए जिम्मेदार है। ठीक है ना साथियों। अब 3 ऑप्शन अपने पास और भी हैं तो थोड़ी थोड़ी इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, टीबी जो है, टीबी रोग एक प्रकार का आपका क्या है, आपका ये है आपका जीवाणु जनित रोग। क्या है ये, जीवाणु जनित रोग है। और आपका ये कैंसर जो होता है ये आपका उत्परिवर्तन जनित रोग। क्या है ये, कोशिकाओं में क्या हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, और ये आपका उत्परिवर्तन जनित रोग है, क्या, कैंसर। और आपका जो टीबी है वो आपका जीवाणु जनित रोग है। अगर पूछ लिया जाए, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भैया जी हमें तो वो बताइए कि इसके जीवाणु का नाम क्या है, तो इसके जीवाणु का नाम भी बता देता हूं आपको, माइक्रोबैक्टीरियम। माइक्रो बैक्टीरियम, ट्यूबर, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेसिस। क्या नाम है इसका, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेसिस। इसका क्या है, इसके जीवाणु का नाम है।
देखना ऐसे दो रोग हैं, ऐसे कितने रोग हैं, दो रोग हैं जिनके नाम के आगे क्या आता है, माइक्रोबैक्टीरियम आता है। क्या आता है इनके नाम के आगे, माइक्रोबैक्टीरियम आता है। दूसरा रोग कौन सा है, दूसरा रोग है आपका कुष्ठ रोग। क्या है आपका, कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग के नाम के आगे भी क्या आता है, इस कुष्ठ रोग का यदि जीवाणु पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कुष्ठ रोग के जीवाणु का नाम यदि हम पढ़ रहे होंगे तो उसके नाम के आगे भी क्या आएगा, माइक्रोबैक्टीरियम आएगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, माइक्रोबैक्टीरियम लिखेंगे, आगे क्या लगा देंगे आप, लेप्री। तो कुष्ठ रोग के जीवाणु का नाम क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम। लेप्रेसी बोल देते हैं, लेप्री भी बोलते हैं, एक ही बात है, कोई विशेष फर्क नहीं है इनमें। आप याद रखें, माइक्रोबैक्टीरियम वाले कितने होते हैं रोग, दो होते हैं। पहला कौन सा होता है आपका, टीबी होता है, और दूसरा कौन सा होता है आपका, कुष्ठ रोग होता है। ठीक है, देखिएगा कुष्ठ रोग जो होता है उनमें उसमें होता क्या है, कुष्ठ रोग के बारे में एक लाइन बता देता हूं मैं आपको। कुष्ठ रोग में क्या होता है, जैसे मानव का जो शरीर है उसके ऊपर छोटे छोटे फोड़े होने लग जाते हैं, और वो जो फोड़े होते हैं उनके अंदर फिर पानी भरना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वहां पे चकते पड़ जाएंगे। और वो जो चकते होते हैं उनमें संवेदना नहीं होती, उनमें क्या नहीं होती है, संवेदनहीन होते हैं। तो ऐसे में संवेदनहीन क्या होते हैं वो, उनमें संवेदना नहीं रहती है। क्या नहीं होती है, मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे हो रखा है, मान लो यहाँ पे कोई दाद हो रखा है, तो वहां पे यदि आप सुई भी चुभो देंगे ना तो वहां पे संवेदना उत्पन्न नहीं होगी। मदर टेरेसा ने कुष्ठ रोगियों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया गया था, उनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा जी को, किसको, किनको, मदर टेरेसा जी को सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, कुष्ठ रोगियों के लिए इन्होंने बहुत ही लंबा कार्य किया था। संवेदनहीन दाग होते हैं कुष्ठ रोग के अंदर, सफेद दाग हो जाते हैं, ठीक है ना, उनमें संवेदना नहीं होती। फिर हम अपना टीबी चल रहा था, तो जीवाणु जनित होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। हम भी भटक जाते हैं, पता नहीं कहां से कहां निकल जाते हैं। जीवाणु जनित रोग होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके एक दो अन्य नाम भी होते हैं टीबी के, जैसे क्षय रोग भी इसे बोलते हैं। क्षय रोग यानी शरीर कटना शुरू हो जाता है, इसे हम तपेदिक भी बोलते हैं। तपेदिक, तपेदिक यानी ताप अधिक, ताप शरीर का जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तपेदिक भी इसे बोलते हैं। यक्षमा रोग भी इसे बोलते हैं। ठीक है, ऋग्वेद जो है उसमें इसका जिक्र मिलता है, पुराने समय में भी ये रोग बहुत प्रचलित था, टीबी रोग। देखिएगा इसका अगर हम उपचार करना चाहें, इसका टीबी का क्या करना चाहें, उपचार करना चाहिए, तो टीबी के उपचार के लिए आपको कौन सी औषधियां देनी होंगी, प्रतिजैविक औषधियां देनी पड़ेंगी। क्या देनी पड़ेगी, प्रतिजैविक औषधियां आपको देनी पड़ेंगी। जो भी टीबी रोगी है उसको प्रतिजैविक औषधियों के माध्यम से, किसके माध्यम से, प्रतिजैविक औषधियों के माध्यम से आपको उसका उपचार करना पड़ेगा। वैसे एक जो बीसीजी का टीका है वो भी इसके लिए फेमस है। बीसीजी का बहुत बार पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, इसका पूरा नाम लिख लेना आप, बेसिलस क्लेमेटिन, बेसिलस कालमेट भी बोलते हैं, क्लेमेटिन बोलते हैं, यूरी। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। कार्मेट और यूरी नाम के दो वैज्ञानिक थे, अलग अलग वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस टीके की खोज की थी, बीसीजी टीके की। बहुत बार पूछा गया है बीसीजी में बी का पूरा नाम क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है बेसिलस है। वैसे आपने एक बी से बीटी ऐसा एक पादप भी सुना होगा, बीटी पादप। बीटी पादप में भी बहुत बार आपका पूछ लिया जाता है कि इस बी की फुल फॉर्म क्या है, तो बी की फुल फॉर्म तो यही रहेगी, बेसिलस ही रहेगी। लेकिन टी की क्या हो जाएगी, टी की हो जाएगी आपकी थ्यूरिजेंसिस। क्या हो जाएगी, थ्यूरिजेंसिस। ठीक है, तो बी की फुल फॉर्म होती है आपकी थ्यूरिजेंसिस, सॉरी टी की, बीटी पादप में बेसिलस थ्यूरिजेंसिस, इसकी क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म हो जाएगी। तो अपनी चर्चा कहां पे चल रही थी, इस पे चल रही थी। तो आपका तो ये टीबी तो हो गया, अब आती है पीलिया की बात। पीलिया, क्या पीलिया भाई, देखो पीलिया जो रोग वायरस जनित रोग होता है आपका, हिपेटाइटिस इसी को बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, हिपेटाइटिस बोलते हैं।
पीलिया जो रोग है उसका ये अन्य नाम होता है। ठीक है, पीलिया रोग के अंदर हम रोगी को ORS का घोल भी पिलाते हैं। ठीक है, और रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन के स्थान पर बिलीरुबिन वर्ण की मात्रा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, इसमें मानव का जो रक्त है उसमें हीमोग्लोबिन के स्थान पर बिलीरुबिन वर्ण की मात्रा बढ़ जाती है। एक तो पीलिया रोग हो जाएगा आपका। अब इसमें क्या होता है, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि HIV, क्या HIV रोग, क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है, हिंदी में लिखा हुआ था, गुमराह करने वाला एक क्वेश्चन है कि HIV रोग किससे संबंधित, HIV रोग किससे संबंधित है। ठीक है, और ऑप्शन में अगला क्या रखेगा, गुमराह करने के लिए सबसे पहले रखेगा आपके सामने एड्स, और आगे कोई भी रेंडमली कोई ऑप्शन होंगे। दूसरा ऑप्शन मान लो आपका चलो पीलिया है, क्योंकि आंसर तो इसका पीलिया ही है। अब हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में इसे HIV न पढ़ करके HIV पढ़ देते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, HIV, क्योंकि हिंदी में ऐसे लिखा हुआ है HI और V, तो V तो सेम है, H भी सेम है, I के स्थान पर यहाँ पे लिखा हुआ है E, और E लिखते ही इसका जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। अगर ये लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म होती है हेपेटाइटिस E वायरस। क्या होती है, दोबारा सुनना, हेपेटाइटिस E वायरस इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी आपको पता ही है, HIV रोग से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। HIV के कारण क्या हो जाता है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV के कारण क्या हो जाता है, एड्स रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, एड्स रोग हो जाता है। HIV रोग के कारण, HIV वायरस के कारण ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन यानी सिर्फ मनुष्यों में होता है, ह्यूमन यानी सिर्फ मनुष्य में होगा, पशुओं में ये रोग नहीं होता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, बॉडी का जो इम्यूनी सिस्टम होता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो कमजोर हो जाता है, और शरीर जो होता है वो अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जिसके कारण अपनी जो शरीर की जो हेल्पर कोशिकाएं होती हैं वो मानव शरीर को ठीक नहीं कर पाती हैं। वैसे क्या होता है, बाहर से जो हम दवाइयां देते हैं वो सिर्फ जो अपने अंदर ये जो इम्यूनी सिस्टम होता है इसको प्रेरित करने के लिए होती है। जो बाहर से जो भी हम दवाइयां देते हैं वो इसको प्रेरित करती हैं कि भैया आपके शरीर में ये रोग हो रखा है, इसको ठीक करिए, कहां पे सोए हुए पड़े हो। तो ये प्रतिरक्षा तंत्र जागता है, और प्रतिरक्षा तंत्र जागने के बाद क्या करता है, उसको ठीक कर देता है। तो दवाइयां सिर्फ इतना ही काम करती हैं। HEV रोग जो होता है, हेपेटाइटिस E वायरस, तो ये आपका पीलिया रोग से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, पीलिया रोग से संबंधित होता है। ध्यान रखना ये, क्योंकि ये E तक सीरीज है इनकी, HAV यहां से शुरू हो जाता है ये रोग। HBV बहुत खतरनाक होता है, HBV हेपेटाइटिस B वायरस बहुत ही खतरनाक रोग है, ठीक है ना। तो HEV, HBV, HCV, DV, EV तक है ये। तो HEV वाला एक बार पूछ लिया गया था एग्जाम में, और बच्चों ने क्या कर दिया था HEV यानी इसे IV पढ़ करके और जल्दी से क्या करते हैं, एड्स पे ठीक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो अपना ये जो सेशन है, आज के ये जो क्वेश्चन है वो यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर पसंद आए होंगे, और अगर कोई डाउट रहता है, फिर भी मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। इसी तरह लगातार जुड़ते रहिए। धन्यवाद।